नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारत की स्वाधीनता और राजनीतिक विभाजन के विषय में अध्ययन किया। आज हम सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक राजनीति का उदय एवं विकास तथा भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अध्ययन के बिना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अध्ययन अधूरा रह जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मुस्लिम अल्पसंख्यक जनसंख्या का होना कोई विचित्र बात नहीं है। पश्चिम में भी बहुत से देश अल्पसंख्यकों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं से परिचित है, किंतु भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुआ था। धीरे धीरे ये अधिक दृढ़ और विकसित होती गई। इसको विकसित एवं जटिल बनाने में एक तीसरी शक्ति ब्रिटिश राज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मुस्लिम सांप्रदायिक को अत्यधिक प्रोत्साहित कर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। अतः ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता का अत्यंत विकसित रूप दिखाई देता है। उसकी अंतिम परिणति द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म में होती है। इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उद्भव के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 है मुसलमानों की अधोगति। भारत में रहने वाले मुसलमानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे लोग जो विदेशों से आने वाले व्यापारियों और आक्रांताओं की संतान हैं, और दूसरे वर्ग में वे लोग जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे अथवा ऐसे लोगों की संतान थे। प्रथम वर्ग के लोग शासन सूत्र संभालते थे तथा सरकारी नौकरियों पर उनका एकाधिकार था। दूसरे वर्ग के अधिकतर लोग खेती बाड़ी या अन्य छोटे मोटे काम करते थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके सामाजिक जीवन स्तर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। उच्च अभिजात वर्ग का जो कभी राजनीतिक प्रभुत्व था, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। यह वर्ग राजनीतिक प्रभुत्व का इतना अभ्यस्त हो गया था कि इसने कभी व्यापार या व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। सरलता से धन प्राप्त हो जाने से इस वर्ग में एक कर्मण्यता प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन यह वर्ग दिखावे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयत्न करने लगा, जिससे यह वर्ग खोखला हो गया था। उनकी यह अधोगति भारत में अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी। कल के शासक अब जन सामान्य की श्रेणी में आकर अंग्रेजों के गुलाम बन गए। भूमि के स्थायी बंदोबस्त के कारण अभिजात वर्ग के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भी मुसलमानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि मुसलमान अपनी परंपरागत शिक्षा पद्धति से ही चिपके हुए थे। विलियम हंटर ने लिखा है कि एक अमीर, गर्वपूर्ण तथा वीर जाति को निर्धन तथा निरक्षर जन समूह में बदल दिया गया और उसके उत्साह तथा गर्व को मिट्टी में मिला दिया गया। मुसलमानों ने अपनी गिरती हुई स्थिति को महसूस किया और उनमें असंतोष की भावना बढ़ गई। फलस्वरूप उनमें राजनीतिक जागरूकता और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। नंबर 2, 1857 की क्रांति और मुस्लिम समुदाय। यह लगभग सर्वमान्य सा तथ्य है कि ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में 1857 ईस्वी की परिस्थितियों में भारत का प्रत्येक मुसलमान एक विद्रोही था। आधुनिक भारत के एक विदेशी इतिहासकार प्रोफेसर टॉमस मेटकॉप ने इतिहासकारों के बहुमत के दृष्टिकोण को यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि शासकों की दृष्टि से मुस्लिम नेतृत्व और षड्यंत्र के कारण 1857 का विद्रोह, जो प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था,
राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। अधिकतर समकालीन पर्यवेक्षकों ने इस मत की पुष्टि की है कि इस मत की पुष्टि में अनेक तथ्य सहायक थे, जैसे बहादुर शाह द्वितीय को 21 तोपों की सलामी के द्वारा अकबर और औरंगजेब की ही परंपरा में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जाना, अवध के विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और पुत्र विजरिस कादिर के हाथों में होना, रोहिला सरदार खान बहादुर खान द्वारा दिल्ली के बादशाह के अधीन नवाब नाजिम का पद ग्रहण करना आदि। कौन कौन सी घटनाएं हैं? जिससे बहादुर शाह द्वितीय को 21 तोपों की सलामी के द्वारा अकबर और औरंगजेब की ही परंपरा में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जाना, अवध के विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और पुत्र विजरिस कादिर के हाथों में होना, रोहिला सरदार खान बहादुर खान द्वारा दिल्ली के बादशाह के अधीन नवाब नाजिम का पद ग्रहण करना आदि। ये तथ्य विप्लव काल में मुस्लिम नेतृत्व का पर्याप्त संकेत देते हैं। इसीलिए विप्लव की समाप्ति के बाद हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान ब्रिटिश दंड नीति के अधिक भुक्तिभोगी बने। ब्रिटिश प्रतिशोध का हृदय विदारक उदाहरण दिल्ली में विशेष रूप से दिखाई देता है। दिल्ली में न केवल वृद्ध बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, बल्कि उसके लड़कों को भी कत्ल कर दिया गया तथा अन्य 23 शाहजादों को प्राणदंड दिया गया। किंतु ब्रिटिश अधिकारियों के एक वर्ग किसी एक निश्चित समुदाय पर इस विद्रोह का संपूर्ण उत्तरदायित्व थोपने के विरुद्ध था। कैम्पबेल के अनुसार भारतीय समाज का प्रभुता संपन्न वर्ग, जिसका ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अभित हुआ था, विद्रोह के लिए जिम्मेदार था। यदि इसका नेतृत्व धार्मिक दृष्टि से कट्टर मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा हुआ होता तो बंगाल के फेराजी मत के अनुयायी या दक्षिण भारत के पल्लावों ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम, रामपुर, ढाका और करनाल के नवाबों ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश शासन की भरपूर सहायता की थी। शिवम रूहेलखंड में सर सैयद अहमद खान ने बिजनौर के सरदार अमीन के रूप में अपने एक मुस्लिम तहसीलदार सहयोगी के साथ विद्रोह के दबाने में ब्रिटिश सत्ता से सहयोग प्राप्त किया था। फिर भी विप्लव की असफलता के कारण उत्तर पश्चिमी प्रांत के मुसलमानों के राजनीतिक गौरव को अत्यधिक ठेस पहुंची। नंबर 3 है अलीगढ़ आंदोलन। लगभग 6 शताब्दियों के दीर्घ शासन के उपरांत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम शासक वर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता छीन गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही शासन के क्षेत्र में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तन का सर्वाधिक घातक प्रभाव मुस्लिम शासक वर्ग पर पड़ा। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक उनकी स्थिति शोचनीय हो गई। नए शासन तंत्र में के सामंजस्य के प्रश्न पर मुस्लिम समाज में 2 वर्ग उभर कर आए। एक वर्ग तो वे था जो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सत्ता से समझौते के पक्ष में नहीं था तथा हिंसात्मक साधनों से जिहाद द्वारा उसे उखाड़ फेंकना चाहता था। इसके विपरीत दूसरा वर्ग ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता चाहता था तथा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण मानता था। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जबकि दूसरे वर्ग की विचारधारा ने अलीगढ़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। वहाबी आंदोलन मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अरब में आरंभ हुआ था। भारत में यह आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा। 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी ने मक्का से लौटकर भारत में इस आंदोलन का प्रचार किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में उन गैर इस्लामी नियमों और प्रथाओं को निकाल देना था जिनके कारण समाज में कुरीतियां प्रवेश कर गई थी। पंजाब के सिख राज्यों में मुस्लिम जनता के प्रति दुर्व्यवहार के प्रश्न को लेकर
सैयद अहमद बरेलवी ने जिहाद की घोषणा कर दी। जिहाद की बाद में इस आंदोलन का केंद्र पटना बन गया। इस आंदोलन और जिहाद की घोषणा के कारण ब्रिटिश शासकों को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कई बार सैनिक अभियान करने पड़े तथा वहाबी आंदोलन के समर्थकों पर मुकदमा चलाए गए। 1781 ईस्वी में मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुस्लिम कटुता अपने चरम शिखर पर थी। इसी कटुता के कारण 1871 ईस्वी में एक वहाबी ने कलकत्ता न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या कर दी। 1872 ईस्वी में एक वहाबी ने अंडमान में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। यद्यपि भारत के अनेक वायसरायों ने मुसलमानों में शिक्षा प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की उपलब्धि शोचनीय ही रही। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा के प्रति मुसलमानों में एक धार्मिक और सांस्कृतिक उदासीनता थी। वहाबी आंदोलन द्वारा मुसलमानों में पुनः धार्मिक कट्टरता की लहर फैल गई। मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने में जिस मुस्लिम नेता का सर्वाधिक योगदान रहा वे थे सर सैयद अहमद खां। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय उन्होंने अंग्रेजों की विशेष सेवा करके अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त कर ली थी। इस सद्भावना का उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हित में ही किया था। कुछ समय भारतीय मुसलमान अपने अतीत में खोए हुए थे और अंग्रेजों से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। अतः सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन काल के प्रमुख दो उद्देश्य बनाए। प्रथम तो अंग्रेजों व मुसलमानों के संबंध ठीक करना और दूसरा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है तथा उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि मुसलमान हृदय से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं है और अंग्रेजों की थोड़ी सी सहानुभूति से वे सरकार के प्रति वफादार हो जाएंगे। अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज्य करो की नीति का अवलंब करते हुए मुसलमानों के प्रति सद्भावना प्रकट करना उचित समझा। क्योंकि हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध वे मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग कर सकते थे। अतः सर सैयद अहमद खां को अपने प्रथम उद्देश्य में शीघ्र ही सफलता मिल गई। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने विचारों और कार्यक्रमों का केंद्र अलीगढ़ को बनाया और यहाँ से किए गए सभी प्रयासों का सामूहिक नाम अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। 1875 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने इस कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की थी। इस प्रकार आरंभ से ही संस्था पर अंग्रेजों की कृपा दृष्टि रही। लॉर्ड लिट्टन को दिए गए स्मृति पत्र के अनुसार इस कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त मुसलमान तैयार करना ही संस्था का उद्देश्य था। इस कॉलेज में मुसलमानों में नव चेतना लाने और संकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए 1890 ईस्वी में इसका नाम ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य उद्देश्य तो पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, किंतु वहां का मुख्य काम राष्ट्र विरोधी और देशभक्ति विरोधी वातावरण तैयार करना हो गया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न कर राजनीतिक क्रियाकलापों की खिल्ली उड़ाने और गाली गलौज करने
में नाम कमा रहा था। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को प्रोत्साहन से हुई थी, किंतु जब कांग्रेस ने ब्रिटिश अधिकारियों की आशाओं के विपरीत भारतीयों को विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व देने, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित करने और सैनिक व्यय में कटौती करने जैसी मांगे प्रस्तुत करनी आरंभ कर दी, तब ब्रिटिश नौकरशाही का रुख कांग्रेस विरोधी हो गया। सर सैयद अहमद खान ने आरंभ में तो कांग्रेस की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में कांग्रेस के विरुद्ध विश्वमन आरंभ कर दिया। उनके कांग्रेस विरोधी विचार सांप्रदायिकता से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उनके सामंतवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। कांग्रेस की प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को वे निम्न वर्ग के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण समझते थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के लेख में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के समकालिक करने की कांग्रेस की मांग को मुसलमानों के हितों के विरुद्ध बताया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय काफी पिछड़ा हुआ था। ब्रिटिश राज के प्रति अटूट स्वामी भक्ति और अपनी कौम की प्रत्यक्ष हित साधना सर सैयद अहमद खान का राजनीतिक दृष्टिकोण बनता जा रहा था। कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बेक ने उन्हें महत्वपूर्ण सहयोग दिया। बेक ने अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए छात्रावास में जाकर तथा स्वयं अपने घर पर बुलाकर उनके मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया। कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से अगस्त 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कांग्रेस की नीतियों के विरोध का एकमात्र लक्ष्य था कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों को स्वीकार न करे। फिर भी 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। अतः पुनः मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बेक ने सर सैयद अहमद खां के सहयोग से दिसंबर 1893 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। डिफेंस एसोसिएशन के उद्घाटन भाषण में बेक ने यह घोषणा की कि देश में दो आंदोलन चल रहे हैं, पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का और दूसरा गो हत्या विरोधी। बेक ने जोर देकर कहा कि पहला आंदोलन ब्रिटिश विरोधी है और दूसरा मुस्लिम विरोधी। बेक ने अपने लेख में गृह सरकार की इस बात के लिए निंदा की कि वह देशद्रोही आंदोलनकारियों के दबाव में आकर उनकी मांगे स्वीकार करती जा रही है। 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा अगले वर्ष बेक का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनकी नीति और राजनीति को जीवित रखा बेक के उत्तराधिकारी थियोडोर मॉरिसन ने घोषणा की कि यदि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना होती है तो यह अल्पसंख्यकों की स्थिति लकड़हारों व भिस्तियों जैसी हो जाएगी। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगामी वर्षों में अलीगढ़ एक नए आंदोलन का केंद्र बन गया। नंबर 4 है उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन ने जिस बौद्धिक जागरूकता का विकास किया उससे भारतीय मुसलमानों को अपनी पहचान स्थापित करने में सहायता मिली। इसी जागरूकता से आगे चलकर उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित होने का अवसर मिला, किंतु इस स्थिति को उत्पन्न किया उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन ने, जिससे मुस्लिम सामुदायिक भावनाएं मुस्लिम सांप्रदायिक भावनाओं में परिवर्तित हो गई। यद्यपि राजा राममोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदू धार्मिक पुनरुत्थान का सूत्रपात किया था, किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने कट्टर हिंदू धार्मिकता का परिचय देते हुए गौ हत्या के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। 1882 ईस्वी में स्वामी जी ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप सारे देश में गौ हत्या के विरोध में दंगे हुए। इन दंगों में मंदिर, मस्जिद और दुकानें नष्ट कर दी गई।
हिंदू धार्मिक आंदोलनों की ये आक्रामक प्रवृत्ति महाराष्ट्र में अधिक दिखाई दी, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। यद्यपि स्वयं तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, किंतु विदेशी सत्ता के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया, उससे हिंदू मुस्लिम विद्वेष में वृद्धि हुई। इसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांतों में उर्दू भाषा को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया। इस प्रांत के न्यायालयों एवं शासन के निम्न स्तरों पर उर्दू भाषा का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा था, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उर्दू के बदले हिंदी को शासन की भाषा के रूप में प्रयोग करने की मांग की जाने लगी। लेकिन मुसलमानों के रुष्ट हो जाने के भय से इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी 1900 ईस्वी में प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंथोनी मैकडोनाल्ड ने बिना किसी पूर्व मंत्रणा के हिंदी को न्यायालय की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, जो हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए घातक सिद्ध हुई। नंबर 5 है ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर तो प्रभाव पड़ा ही, साथ ही मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में भी इसका महान योगदान रहा। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि नए सूबों में उनकी वही प्रधानता स्थापित होगी जो कभी मुस्लिम सूबेदारों के युग में थी। लॉर्ड कर्जन में नए प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर का प्रयास ढाका के नवाब के संरक्षण में एक सरकार भक्त व विभाजन समर्थकों का एक वर्ग तैयार करना था। इसी समय इंग्लैंड में उदारवादी दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में घोषणा की। इस घोषणा में उन्होंने भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के विस्तार का समर्थन किया। 1893 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच विभिन्न विधान सभाओं में केवल 12% स्थान मुसलमानों को प्राप्त हुए थे, जबकि कुल जनसंख्या के वे 23% थे। 1904 ईस्वी में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 75 रुपये या इससे अधिक वेतन पर काम करने वाले हिंदुओं की संख्या 1427 थी और मुसलमानों की मात्र 213 थी। अतः लॉर्ड मार्ले की घोषणा ने मुसलमानों को अपने भविष्य के प्रति उद्वेलित कर दिया। इस अवसर पर वायसराय के निजी सचिव स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कीबाल्ड को लिखा कि यदि आगामी सुधारों के बारे में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करे और इसके लिए वायसराय से मिले, तो वायसराय को उनसे मिलने में प्रसन्नता होगी। इस पर आर्कीबाल्ड ने अलीगढ़ कॉलेज के सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क को इस संबंध में एक पत्र लिखा। मोहसिन उल मुल्क को इस प्रस्ताव में मुसलमानों का हित दिखाई देता और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र तैयार करके उस पर 4000 मुसलमानों के हस्ताक्षर करवाए। तत्पश्चात वे देश के विभिन्न भागों के 35 मुसलमानों को साथ लेकर आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय से मिले। उनके प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे थी। नंबर 1 है मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले। नंबर 2 है नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो। नंबर 3 है प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में मुसलमानों को भी न्यायाधीश का पद मिले। नंबर 4 है नगर पालिकाओं में दोनों समुदाय को अपने अपने प्रतिनिधि भेजने की वैसी ही सुविधा मिले जैसी पंजाब के कुछ नगरों में। नंबर 5 है विधान परिषदों के चुनाव के लिए मुख्य मुस्लिम जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों, अन्य महत्वपूर्ण हितों के प्रतिनिधियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के मुसलमान सदस्यों तथा 5 वर्षों अथवा किसी ऐसी ही अवधि के पुराने मुसलमान स्नातकों के निर्वाचक मंडल बनाए जाए। इस प्रार्थना पत्र में इस तथ्य पर विशेष बल जोर दिया गया कि भविष्य में किए जाने वाले किसी संवैधानिक परिवर्तन में न केवल मुसलमानों की संख्या वरन उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाए।
वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अपने उत्तर में मुसलमानों के भूतकाल, सर सैयद अहमद खां की सेवाओं और अलीगढ़ आंदोलन की विशेष चर्चा करते हुए कहा, मैं ये नहीं जानता कि किन साधनों से समुदायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, परंतु आपकी तरह मेरा भी ये दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महाद्वीप की जनता के घटक समुदायों को उनके विश्वासों तथा परंपराओं को बिना ध्यान में रखे मत देने का अधिकार दिया गया, तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली का बहुत दुखद अंत होगा। मुस्लिम समुदाय को इस बात से पूर्णतः निश्चिंत रहना चाहिए कि मेरे द्वारा प्रशासनिक पुनर्गठन का जो कार्य होगा उसमें उनके अधिकार और हित सुरक्षित रहेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वारा किया गया यह आश्वासन नए संवैधानिक परिवर्तन का आधार माना गया। 1909 के एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपने समुदाय पर आधारित चुनाव मंडलों से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। इस प्रकार हमने सांप्रदायिक राजनीति के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।